जीरो एफआईआर आपको उन केसेस या उन ऑफेंसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर हमारे को साक्ष्य को प्रोटेक्ट करना है। निर्भया केस के बाद 2012 में जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनी। उस कमेटी में रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि एक जीरो एफआईआर की जानी चाहिए। जो जीरो एफआईआर है, आपने बताया कि निर्भया केस हुआ, तो क्या सिर्फ गर्ल सेंट्रिक है? क्योंकि जीरो एफआईआर आपने कहा कि भाई जो भी वुमेन रिलेटेड केसेस होते हैं, या फिर आम केसेस के लिए? जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट भारत। आम धारणा है कि देश में एफआईआर जल्दी से दर्ज नहीं होती है। पुलिस काफी आनाकानी करती है एफआईआर दर्ज करने में। कभी कुछ बहाना किया जाता है तो कभी ज्यूरिडिक्शन का बहाना। लेकिन हाल ही में लागू हुए, यानी कि 1 जुलाई से लागू हुए नए 3 आपराधिक कानून जो एफआईआर में है, काफी बदलाव लाने वाले हैं। ये बदलाव क्या है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नितेश मेहरा आज हैं, जो इस पर गहन जानकारी रखते हैं और आप सभी को बताएंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है और कौन कर सकता है जीरो एफआईआर। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जीरो एफआईआर होती क्या है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी सबसे पहले कि एफआईआर होती है प्राथमिक सूचना और जीरो एफआईआर उसी का ही एक प्रारूप है। और जीरो एफआईआर जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लाई गई है, ये किसी भी क्षेत्र अधिकार को हटाते हुए किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना दर्ज करने का राइट अधिकार देता है विक्टिम को। तो ये ही जीरो एफआईआर है। और जीरो एफआईआर का जो करेक्टर है नॉर्मल एफआईआर से हटके सिर्फ इतना ही है कि उसका जो न्यूमेरिक नंबर है उसको जीरो दर्ज कर दिया जाता है, इसलिए जीरो एफआईआर। इसलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। तो किसी को अगर चाहिए कि इसका जीरो एफआईआर क्यों है, क्यों हम इसे जीरो कह रहे हैं, तो यहाँ पे सर ने बताया कि जीरो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको नंबर नहीं होता। नंबर नहीं। तो एक बार आपने इसको जीरो एफआईआर फाइल कर दिया आपने, तो किस तरह से ये फाइल होती है, हमारे दर्शकों को प्लीज आप बताएं। देखिए, जीरो एफआईआर फाइल करने के लिए किसी भी संज्ञेय अपराध के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध को देखा हो, जिसके साथ वो पीड़ित हो, जिसके साथ अपराध हुआ हो, या कोई विटनेस हो, तो तीनों में से कोई भी जीरो एफआईआर करा सकता है और किसी भी थाने में जाकर करा सकता है। ये सेक्शन 173 सब क्लॉज 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया। तो सर प्रोसेस क्या रहेगा? अगर मैं तो उम्मीद करूंगी कि किसी को ना ही जाना पड़े एफआईआर करने, पर अनफॉर्चुनेटली हमें एफआईआर करने जाना पड़ता है, तो प्रोसेस क्या रहेगा? या फिर आप जैसे कि कोई ज्यूरिडिक्शन का ऐसे मामला नहीं है, ई एफआईआर भी यहाँ पे आ रही है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, तो प्रोसेस आप थोड़ा स्टेप वाइज बता सके, क्योंकि काफी सवाल आते हैं कि जीरो एफआईआर तो लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई नया कॉन्सेप्ट है, काफी इजी है, विक्टिम सेंट्रिक है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, जीरो एफआईआर आपको उन केसेस या उन ऑफेंसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर हमारे को साक्ष्य को प्रोटेक्ट करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि रेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये जो संज्ञेय अपराध हैं, इनकी श्रेणी जो है सबसे ज़्यादा इनमें ज़रूरत है कि जीरो एफआईआर कराई जाए, क्योंकि जो विक्टिम है जिसके साथ हुआ होता है वो उस थाने में चला जाता है और उसको नहीं पता होता है कि वो क्षेत्र अधिकार में है या नहीं। तो वहां जाकर उसको जो प्रथम सूचना लिखवानी है, यही इसका स्टेप है कि वो थाने में जाए और वहां पर जाके उसकी सूचना दे। फर्दर इसका प्रोसेस ये है सेक्शन 173 में अब कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना सकता है। लेकिन लोगों को बड़ी गलत धारणा हो रही है कि ये रिपोर्ट क्या होगी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है बेसिकली रेप के ऑफेंसेस या ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन, जहाँ पे आपका मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, तो उन केसेस में ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको कंसर्न्ड थाने में जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है, जिस क्षेत्र अधिकार में आता है, वहां उसको भेज दिया जाए। ई एफआईआर का भी इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, जीरो एफआईआर, ई एफआईआर है, एफआईआर है, लेकिन ई एफआईआर एक ऑनलाइन मोड से होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है। उसका प्रोसीजर ये है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो डिटेल्स हैं कंप्लेंट से रिलेटेड
वो स्पष्ट बतानी है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और जो आपके ऑफेंस या जो कंप्लेंट आप देना चाहते हो उसका पूरा विवरण हो। हम्म, तो वो EFIR कराने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिस ट्रैकिंग नंबर पे आपको देखना होता है कि आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, और 3 दिन बाद आपको पुलिस थाने जाना होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 दिन बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है, अगर जी, नहीं गए तो? अगर आप नहीं गए तो उसके बाद आपको कंसर्न थाने से नोटिस भी भेजा जाएगा कि आपने एक कंप्लेंट दर्ज करी थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो आके आप विवरण दीजिए और बताइए। लोगों को थोड़ा क्वेश्चंस हमारे पास काफी आए थे कि क्या EFIR और 0 FIR ये अलग अलग चीजें हैं और सेम चीज? देखिए, 0 FIR और EFIR, मैंने जैसे पहले कहा, FIR तो एक ही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, लेकिन 0 FIR है ग्रेव ऑफेंसेस के लिए, और जो EFIR है वो बेसिकली एक फैसिलिटी है, सहूलियत है आपके लिए 24/7। पुलिस किसी को आप भी ऑफेंस समय के? किसी भी ऑफेंस के लिए आप उसका विवरण देके दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि चोरी के ऑफेंसेस हो गए ओके, आपके, ओके। और एक्सीडेंट के ऑफेंसेस हो गए, या आपकी किसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के लॉस्ट के हम्म, कोई सूचना हो गई जो आपको दर्ज करनी है, तो वो सारी आप EFIR से कर सकते हैं। बेसिकली सामान्य अपराध में कहूंगा कि और 0 में रेप, मर्डर और रेप मर्डर, किडनैपिंग जो जैसे आपने सीरियस बताया, ऑफेंसेस सीरियस है, ऑफेंसेस। जघन्य अपराध जैसे कहते हैं आप। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को ये क्लैरिटी आ जी। गई होगी। तो 0 FIR के बारे में आपने प्रोसेस ये बताया। कंप्लेंट्स, आपको लगता है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे इससे? देखिए, नेचुरली अब जैसे प्रोसेस आसान कर दिया है हम्म, और विक्टिम सेंट्रिक जैसे कि कहा गया ये है, तो सूचनाएं तो अब पुलिस को दर्ज करनी ही पड़ेगी। पहले जो सेक्शन 154(1) CRPC था आपका, उसमें ये दोनों प्रावधान नहीं थे कि आप किसी भी थाने में जाकर करा सकते हैं, और नंबर 2 कि आप इलेक्ट्रॉनिक करा सकते हैं। अब ये 173(1) ऑफ BNSS में ये दोनों प्रावधान आ गए कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी करा सकते हैं और किसी भी थाने में करा सकते हैं, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स तो नेचुरली बढ़ेंगे। तो क्या लगता है इससे जो पुलिस का काम है वो भी बढ़ जाएगा? देखिए, पुलिस का काम तो बढ़ेगा ही, और पुलिस को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और उस ट्रेनिंग को लेके उनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऑफेंसेस हैं कुछ रिपोर्ट नहीं हो पाते थे, तो अब अगर वो हो रहे हैं तो उस प्रेशर को ठीक से हैंडल करें और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें। तो सिस्टम में क्या लगता है आपको कि पुलिस को भी अपने सिस्टम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा? जैसे उन्होंने पहले भी अपने PROs पुलिस स्टेशन में रखे हुए थे, और आपने जैसे कहा कि पहले विक्टिम जाता था तो उनको ये कह दिया जाता था कि ये उनके क्षेत्र अधिकार का मामला नहीं है और आप दूसरे थाने में जाते, अब वो ना नहीं कर सकते। तो उस बाबत अब ट्रेनिंग जो प्रोसीजर्स हैं वो उनको दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। कायदा SOPs आर इशूड बाय द दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड द होम मिनिस्ट्री कि आपको इन दोनों FIR 0 और EFIR को किस तरीके से डील करना है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, ना ही हो, उम्मीद करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग बैड इज हैपनिंग एंड यू आर फेसिंग एन इशू, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करा सकते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि ये मामला मेरे इलाके यानी जुरिडिक्शन में आता नहीं है। तो सबसे मुझे लगता है इस कानून का जो सबसे बड़ा यहाँ पे नए जो कानून आए हैं, तो ये 0 FIR काफी चर्चा में रहेगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप आपने बताया कि वो प्रोसेस क्या है और क्या चीजें हैं, EFIR का आपने हमें बताया। तो क्या लगता है कि जो ये नया सिस्टम है वो विक्टिम सेंट्रिक कैसे होगा और क्या बदलाव जो है वो आम जनता में आपको लगता है कि जागरूक होकर देखने को मिलेगा? देखिए, अब ये दोनों जो ऑफेंस है 0 FIR और EFIR, कंसेप्ट FIR की प्राथमिक सूचना दर्ज करानी। जब लोग जागरूक होंगे इस बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताया जाएगा कि अब कोई प्रेशर नहीं है किसी भी कॉग्निटिबल ऑफेंस के लिए, उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि वो रिपोर्ट कराए या नहीं कराए। तो एक इजी अप्रोच टुवर्ड्स द सिटीजन्स, मुझे लगता है कि BNSS के ये जो 173 कानून लाया गया है, जो पहले 154 CRPC था, बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे लेजिस्लेटर्स के द्वारा, और इस बदलाव से हमारे सिटीजन्स को बहुत फायदा होगा। इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी।
जीरो एफआईआर अब लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट आया है, काफी चर्चा इसकी हुई है, नए कानून जैसे आए। इतिहास अगर इसका जानना चाहें, जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जी, ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट वर्ष 2012 में, अगर आप सभी, मेरे ख्याल सभी को पता होगा, निर्भया का केस हुआ था। उस निर्भया केस के बाद 2012 में जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनी। उस कमेटी में रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि एक जीरो एफआईआर की जानी चाहिए जहां पे वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हों, उसको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वो पुलिस में दर्ज करा सकती हैं और पुलिस स्टेशन वाले उसको मना नहीं कर सकते क्षेत्र अधिकार के लिए। फर्दर इसकी जो आगे डेवलपमेंट हुई, उसी जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जब वो एफआईआर की और मैंडेटरी एफआईआर की व्याख्या कर रहे थे तो वहां पर भी जीरो एफआईआर का जिक्र किया गया और रिकमेंडेशंस भी दिए गए कि लेजिस्लेचर को इसको लॉ में लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे बीएनएसएस बना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए जीरो एफआईआर का कंसेप्ट बीएनएसएस में लाया। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री, काफी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। तो जो जीरो एफआईआर है, आपने बताया कि निर्भया केस हुआ, तो क्या सिर्फ गर्ल सेंट्रिक है? क्योंकि जीरो एफआईआर आपने कहा कि भाई जो भी वुमेन रिलेटेड केसेस होते हैं, या फिर आम केसेस के लिए भी? देखिए, किसी भी तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हम कहते हैं संज्ञेय अपराध, तो कोई भी कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो उसमें पुलिस अब क्षेत्र अधिकार के कारण किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे नागरिक को एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, इसलिए जीरो एफआईआर लाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली वुमेन रिलेटेड या महिलाओं के होने वाले ऑफेंसेस जो है उसी में दर्ज होगी। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जीरो एफआईआर पुलिस थाने में जाकर कराई। अगर वो संज्ञेय कैटेगरी में आता है तो आप जाके जीरो एफआईआर करा सकते हैं। इससे आपको क्या लगता है, जो एक आप वकील हैं, काफी टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एज अ एडवोकेट आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हमने ऐसे काफी केसेस देखे थे जिनमें क्षेत्र अधिकार के कारण पुलिस मना करती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, और वो जब एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो हमारे पास जो नागरिक हैं या जो विक्टिम है वो आता था कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, तो तब हम कोर्ट में जाते थे और सेक्शन 156(3) के अंदर भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते थे। तो थोड़ा सा हमारे को लगता है कि वकीलों को इससे नुकसान होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस थी कि जो एफआईआर हम कोर्ट से कराते थे वो थोड़ा कम हो जाएगी। अच्छा, चलिए देखते हैं। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें जीरो एफआईआर और ईएफआईआर को लेकर? तो जीरो एफआईआर और ईएफआईआर के बारे में अगर मैं आप ऐसे कंक्लूजन की बात कहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जैसे हमने शुरुआत से कहा, विक्टिम सेंट्रिक तो है ही, प्लस इस सहूलियत और समानता, ये दोनों अधिकार आपके नागरिकों को देता है, और दोनों ही एफआईआर के जो ये कंसेप्ट हैं जीरो और ईएफआईआर, बहुत ही अच्छे बदलाव। इन बदलाव के कारण ना सिर्फ वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस बल्कि किसी भी तरीके का जघन्य संज्ञेय अपराध पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और पुलिस उन केसेस में जहां पर वेट करती थी कि पहले एफआईआर दर्ज होगी और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, अब जीरो एफआईआर होने से उनके हाथ में भी पावर आ जाएगी कि वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी हमारे लॉ फ्रेमर्स ने, हमारी सरकार ने ये बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला है जीरो एफआईआर और ईएफआईआर, जो आगे चल के हमारे नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी पहल मानी जाएगी। बिल्कुल, अच्छी पहल तो इसे कहा जा रहा है, लेकिन कानून बन गया है, और मेरे ख्याल से अभी हाल ही में खबर आई थी कि पहली जीरो एफआईआर जो है वो भी दर्ज हुई है। ऐसे में अब ये चीज इम्प्लीमेंट कैसे होती है, सिस्टम में कैसे आती है, उसे देखने के लिए हमें जरूर थोड़ा भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा, और ये देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए लॉ स्ट्रीट भारत के साथ, और बाकी कानून की जानकारी देखने के लिए देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत।
लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।